ये क्लास 11 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना लेसन को हम देख रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं बोर का परमाणु मॉडल क्या है तथा इनके कमियां क्या थी, दोष क्या थे। इससे पहले हमने रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल हमने देखा है पिछले लेक्चर्स में। आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं फिर हमारे चैनल पर। अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो अगला वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम बात करते हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हम बात करेंगे बोर का परमाणु मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए, ये जो भौतिक शास्त्री नील बोर्स थे, इन्होंने 1913 में रुदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया जो मॉडल था, उनकी कमियों को, रुदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत उनके परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए और प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कुछ निम्न बातें बताई और अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। यानी रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब इनके मॉडल के कौन कौन सी मुख्य बातें थी, तो इनकी बातें कुछ इस प्रकार थी। चलिए हम बात करते हैं बोर का परमाणु मॉडल क्या था। तो बोर का परमाणु मॉडल जो है, देखिए सबसे पहली बातें उन्होंने जो अपने मॉडल में बताया, उन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में घूमते। देखिए, जो रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के बाहर जो है चक्कर लगाते हैं, ये रदरफोर्ड ने बताया था। लेकिन बोर ने क्या किया, बोर ने उसमें थोड़ा संशोधन किया। उन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर एक बंद वृत्तीय कक्षाओं में, यानी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने बाहर चक्कर लगाने की बात की थी, इन्होंने एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाने की बात की। बोर ने जो है उसमें संशोधन करके निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाने की बात की। अगली बात इन्होंने, बोर ने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती है। देखिए, ये बात जो है, जो रदरफोर्ड थे उन्होंने नहीं बता पाए थे कि अब बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। इन्होंने उसमें संशोधन किया और कहा कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, परंतु एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गणित होता है। यानी कहने मतलब नाभिक के बाहर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका उनका h/2π जो का पूर्ण गुणित होता है, उन्हीं में जिनका कोणीय संवेग जो है h/2π के पूर्ण गुणित होता है, उन्हीं में ही अपने कक्षाओं में जो है चक्कर लगाते हैं, घूमते हैं। ऐसा नहीं जहां तहां घूमते हैं, वो अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो m द्रव्यमान का, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जो m द्रव्यमान का है और r कक्ष की त्रिज्या में चक्कर म्यू वेग से घूम रहा है, तो इसका कोणीय संवेग जो होगा m/r इक्वल nh/2π, जहां n कक्ष क्रम की संख्या है, यानी किस कक्ष में घूम रहा है वो n होगा और h प्लांक नियतांक होगा। अगली बात उन्होंने क्या बताया, अगली बात उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्ष का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। यानी जितने भी नाभिक के बाहर कक्ष होते हैं, हर एक कक्ष का अपना निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, अतः इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। यानी हर एक कक्ष की अपनी ऊर्जा स्तर होती है और इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है, और इन्हीं कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर
रहती है। यानी हर एक कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने कक्ष में जितने जिसमें घूमते हैं उनमें उनकी ऊर्जा स्तर निश्चित होता है, फिक्स होता है, न उसमें कम होता है न उसमें ज्यादा होता है, और वो अपने कक्षा में जो है घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो घूम रहे हैं तो उनकी ऊर्जा कम होगी या बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने निश्चित कक्षाओं में जो घूमते हैं तो उसमें जो है ऊर्जा न तो घटती है न बढ़ती है। तो ये लिखा है घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर रहती है, स्थिर रहती है, जिसके कारण इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। यानी इन कक्षाओं को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं उन्हें स्टेबल जो है ऑर्बिटल्स बोला जाता है, अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। और इन कक्षाओं को नाम दिया गया है, जैसे के एल एम एन ऐसे करके कक्षाओं का नामकरण दिया गया है, या इसको आप ऐसे भी कहते हो 1 2 3 4 5 ऐसे भी नामकरण विधि कर सकते हैं। यानी इनसे द्वारा कक्षाओं को जो है इन अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्या है, अगला बताया जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर, यानी एक कोई इलेक्ट्रॉन्स है अपनी निश्चित ऊर्जा स्तर में चक्कर लगा रहा है तो सब अस्थायी कक्षा में घूमता है, तब तक ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन नहीं करता। यानी जब वो अपनी ही कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो उस समय ना तो वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और ना ही ऊर्जा को अवशोषण करता है। ये इनकी अगली बात थी। अगली बात उन्होंने ये कहा कि जब कोई अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा करता है, अब मान लीजिए अगर वो अपनी अस्थायी कक्षा में चक्कर लगा रहा है और ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है, तो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है तो इसे हम जो है उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, और वो कूद करके अपने उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण को उत्सर्जित करता है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर से अपने निम्न ऊर्जा स्तर में वो जो है वापस लौट आता है। तो वही लिखा है कि जब कोई अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तो दूसरी उच्च ऊर्जा स्तर कक्षा में चला जाता है, तथा जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा उत्सर्जन करता है तो वह निम्न ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इस प्रकार दोनों ऊर्जा स्तर के अगर हम ले करके बाहर जाना और बाहर से निकाल करके आना, अगर दोनों की ऊर्जा स्तर अंतर देखा जाए तो उसे डेल्टा ई से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, और इसे हम Hb द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और Hb जो होता है वो Hc अपान लैम्डा के बराबर होता है। अगली बात उन्होंने क्या कहा, अगली बात उन्होंने कहा कि ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति रेखाएं उत्पन्न होती है। जब ये ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उत्सर्जन के फलस्वरूप वो विभिन्न आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न करता है। बहुत जो फ्रीक्वेंसी देता है वो विभिन्न आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह मॉडल रैखिक स्पेक्ट्रम की जो है व्याख्या करता है। इस प्रकार से अलग अलग आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न करना रैखिक स्पेक्ट्रम की इनका जो मॉडल है रैखिक स्पेक्ट्रम उत्पत्ति की व्याख्या करता है। इससे ये पता चलता है कि इनका जो मॉडल है रैखिक उत्पत्ति की व्याख्या स्पष्ट करता है। अगला जो इनकी बात थी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम ऊर्जा स्तर में कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं है, परमाणु जो होते हैं वो हमेशा अपने निम्नतम वाली कक्षा में जो है हमेशा चक्कर लगाते हैं। इस अवस्था को परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं। जब वो अपने में ही चक्कर लगाते हैं तो इसे परमाणु की मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। और जब बाहर से ये ऊर्जा पाते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो ऊपर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाना ये इनका उत्तेजित अवस्था होता है, जिसे हम उत्तेजित अवस्था यानी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाना इनका जो है एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था, परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहलाती है। तो इनका ये परमाणु मॉडल था, बोर का परमाणु मॉडल। अब इनके मॉडल में कुछ कमियां थी, इनकी कमियों को हम जो है देखेंगे। तो अगले हेडिंग है बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। इनके कुछ सीमाएं थी जिनको यह स्पष्ट नहीं कर पाए
किन किन बातों को स्पष्ट नहीं कर पाए, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो करेंगे बोर के परमाणु मॉडल के लिमिटेशंस क्या थे, सीमाएं क्या थी, क्या नहीं कर पाए इन्होंने, तो जो मुख्य है इन पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात यह थी कि बोर का परमाणु मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। यानी एक परमाणु हो चाहे एक जो है आयन हो, तो उनकी व्याख्या तो करता है, लेकिन जो है एक से अधिक परमाणु या आयनों के बारे में इनकी व्याख्या नहीं करते। दूसरी बात इन्होंने कहा कि यह मॉडल बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु, यानी बहुत सारे परमाणु होते हैं जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में दो इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। जैसे मान लीजिए किसी के परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन्स है या तीन इलेक्ट्रॉन्स है, तो उन इलेक्ट्रॉनों में जो है कितना प्रतिकर्षण होता है कि नहीं होता है, कि होता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाए। अगला है बोर का मॉडल डी ब्रोगली के सिद्धांत के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। बोर का जो परमाणु मॉडल है डी ब्रोगली क्वेश्चन के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। अगला है बोर का परमाणु मॉडल हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध था। यानी ये भी जो है इनका सिद्धांत के हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का जो सिद्धांत था उनके विपरीत जो है इनका बोर का परमाणु मॉडल था। अगला था यह एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयनों के सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन की संरचना की व्याख्या नहीं करता। यानी जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उनके सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रम, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले जो परमाणु होते हैं या आयन होते हैं, तो उनके सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन की संरचना की व्याख्या जो है नहीं करता। तो ये सब इनके कुछ सीमाएं थी जिसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं बता पाए। अगली हेडिंग है जीमान प्रभाव। जीमान इफेक्ट। तो जीमन प्रभाव या जीमन इफेक्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे जीमन इफेक्ट का। तो जिस परमाणु से विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है, यानी कोई परमाणु है जो अपने में से विकिरण को उत्सर्जित कर रहा हो, तो जिस परमाणु से विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है उस परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, यानी जो विकिरित करने वाला परमाणु है उसको अगर हम ला करके चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो जाती है। यानी जो विकिरण ऊर्जा विकिरित हो रहा था वो जो है स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विभक्त हो जाती है। तो इस प्रकार स्पेक्ट्रम रेखाओं में चुंबकीय क्षेत्र में विभक्त होना जो है जीमन प्रभाव कहलाता है। यानी कोई परमाणु है जो विकिरण को उत्सर्जित कर रहा हो, उसको ला करके चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं तो वो जो विकिरण होती है वो विकिरण जो है स्पेक्ट्रम रेखाओं में विभक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से यानी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो विकिरण है स्पेक्ट्रम रेखाओं में विभक्त होना ही जीमान प्रभाव कहलाता है। और इसी प्रकार से अगर हम वैद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभक्त होना, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं का विभक्त होना स्टार्क प्रभाव कहलाता है। यानी जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हो जीमन प्रभाव के कारण जो है विकिरण रेखाएं स्पेक्ट्रम में विभक्त हो रही हैं। अब स्पेक्ट्रम रेखाएं भी अलग अलग विभक्त हो रही है वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। तो जब स्पेक्ट्रम रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विभक्त होंगी तो उसे हम स्टार्क प्रभाव जो है कहते हैं या स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम जो है परमाणु मॉडल का आधुनिक पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें जो है क्वांटम संख्याएं हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा और फिर मिलते हैं।